एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जिनको कि संकटकालीन शक्तियां भी कहा जाता है, आपातकालीन शक्तियां भी कहा जाता है। उसी में हम कल पढ़ चुके थे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था यानी अनुच्छेद 352 हम पढ़ चुके मित्रों। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 356 जो कहता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर मित्रों, संविधान के अनुसार संघीय सरकार को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो उसकी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना और साथ ही सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए। ये जो दायित्व है वो संविधान के द्वारा जो है वो संघीय सरकार को दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है, अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। एक बार पुनः सुन लें, हम इसको समझ लें। अनुच्छेद 356 मित्रों ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन यानी उसकी रिपोर्टिंग या अन्य किसी प्रकार से ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि किसी राज्य का शासन जो है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य में संकट काल की घोषणा कर सकता है। ऐसा संकट घोषित करने की विधि वही है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 352 के लिए जो संकट घोषित करने की विधि है वही विधि इसमें भी लागू होती है। मूल संविधान के अनुसार क्या है, संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को 1 वर्ष कर दिया गया था। 2 वर्ष से घटाकर 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष कर दिया गया था। फिर 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस अवधि को पुनः 6 माह कर दिया गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मूल संविधान के अनुसार संसद के प्रस्ताव द्वारा प्रस्ताव पास करके 6 माह के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 वर्ष की अवधि कर दिया गया। फिर पुनः 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को 6 माह कर दिया गया है। 44वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो अथवा चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, अनुच्छेद 356 जब लागू हो जाता है, तो उसके बाद जैसे ही परिस्थितियाँ सही होती है वहाँ चुनाव करवाए जाते हैं, चुनी हुई सरकार कार्यभार ग्रहण करती है। पर यदि ऐसा संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है? मान लो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रखी हो, अनुच्छेद 352 का प्रयोग यदि कर रखा हो, देश में इमरजेंसी यदि लागू हो, तो ऐसे में चुनाव करवाना संभव नहीं होता है और चुनाव आयोग भी ये जब प्रमाणित कर देता है कि राज्य में चुनाव करवाना भी संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी जो इसे क्या करेगा, 1 वर्ष की अवधि से भी और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव होगा। यानी 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक समय तक तभी जारी रह सकता है जब संसद ये प्रस्ताव पारित कर दे, और संसद भी ये प्रस्ताव तभी पारित करेगी जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होया हुआ हो और चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। तो इस तरह से अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों में किया जाता है। अब आता है मित्रों, इस घोषणा के क्या संवैधानिक प्रभाव होते हैं। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा का पहला प्रभाव तो यही है कि राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि किसी राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। यानी राज्य सूची के विषयों पर उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को प्राप्त हो जाएगा। संसद ऐसी व्यवस्थापन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है अथवा उसको ये अधिकार दे सकती है कि वह यह शक्ति किसी और अधिकारी को प्रदान कर दे। दूसरा प्रभाव है
राष्ट्रपति किसी भी राज्याधिकारी को कार्यकारिणी शक्तियों को हस्तगत किसी भी राज्याधिकारी की कार्यकारिणी शक्तियों को हस्तगत कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है, उसके किसी भी राज्याधिकारी की कार्यकारिणी शक्तियों को वो स्वयं ले सकता है। तीसरा प्रभाव है राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय अपना काम करता रहेगा, हाई कोर्ट अपना काम करता रहेगा, बाकी सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। चौथा प्रभाव है जब लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही हों उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। जैसे संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो, तो उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्य की उस संबंधित राज्य की जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उसकी संचित निधि से खर्च करने के लिए आदेश दे सकता है। पांचवा प्रभाव है संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा जीवन तथा शारीरिक स्वाधीनता के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के संबंध में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का भी अंत किया जा सकता है। जिस किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है उस राज्य में क्या होता है, अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रताएं देता है उन पर रोक लगा दी जाती है। सिर्फ जीवन तथा शारीरिक स्वाधीनता का जो अधिकार है वो लागू रहता है, वो कायम रहता है। बाकी सभी चाहे संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो या अन्य कोई मूल अधिकार हो वो सारे जो है उनको एक बार लंबित किया जा सकता है। मित्रों, अनुच्छेद 356 का बहुत बार प्रयोग किया जा चुका है, लगभग सभी राज्यों में इसका प्रयोग किया गया है। कभी न कभी राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा दिया गया है। मैं आपको बताऊं सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो है पंजाब में किया गया है और ये 1951 में ही कर दिया गया था। संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही 1951 में सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। बहुत सारे राज्य हैं जिनमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब हम तीसरा जो आता है अनुच्छेद 360 जो आता है आपातकालीन शक्तियों में, संकटकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 360 भी है, वो कहता है वित्तीय संकट। तो ये क्या है, अनुच्छेद 360 के अनुसार मित्रों यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है। यानी जब देश में राष्ट्रपति को ये लगे कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि भारत के वित्तीय स्थायित्व को या उसकी क्रेडिट को खतरा उत्पन्न हो गया है तो ऐसे में वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी वित्तीय संकट की जब घोषणा हो जाती है तो इसके लिए शर्तें जो है, जब राष्ट्रीय संकट आपातकाल की घोषणा की जाती है वही शर्तें इस पर भी लागू होती है। यानी किस तरह से संसद इसे पारित करेगी, कैसे इसको बढ़ाएगी, वो सारी बातें इसी प्रकार लागू होती हैं जो हम अपने पहले ही अनुच्छेद 352 में विस्तार से पढ़ चुके हैं मित्रों। अब मैं आपको बताती हूँ आर्थिक संकट की घोषणा के प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो इसके प्रभाव में आता है, पहला प्रभाव है संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। किसी भी राज्य सरकार को आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी आदेश दिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा प्रभाव है संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतनों में, जिनमें उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, आवश्यक कमी की जा सकती है। राज्य और संघ यानी संघ सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतनों में कटौती की जा सकती है, जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, कमी की जा सकती है। तीसरा प्रभाव है राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रपति जो है ये आदेश दे सकता है राज्य सरकारों को कि जब भी राज्य में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाए तो उससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए, प्रस्तुत किया जाए। चौथा प्रभाव है संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है। संघ की कार्यपालिका जो है वो राज्य की कार्यपालिका को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है। पांचवा प्रभाव है राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारों के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। मित्रों, आप सबको जैसे जानकारी है कि केंद्र और राज्यों में क्या होता है, धन संबंधी बंटवारा होता है, आय का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में कितना कितना धन किसको मिलेगा,
टैक्सेस से प्राप्त जो आय है उसका कितना कितना भाग किसको कितना कितना मिलेगा, तो इसमें संशोधन जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। छठा प्रभाव है, संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी अंत किया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर भी रोक लगा सकता है, जो मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है वो, और इसके साथ साथ संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 32 भी, इसका भी अंत किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, देश में आर्थिक संकट लागू करने का अवसर अभी तक नहीं आया, यानी एक बार भी वित्तीय संकट की घोषणा नहीं की गई है। तो इस तरह से ये थी राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। इन्हें हम ये भी कह सकते हैं असाधारण परिस्थिति में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियाँ, अनुच्छेद 352, 356 और 360। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।